हेलो दोस्तों, मैं अजय कुमार आपका अपने YouTube चैनल मैथ मेमोरी में स्वागत करता हूं। और आज जिस वीडियो के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं वो है हाई स्कूल यानी कि कक्षा 10वीं का जो पहला लेसन है वास्तविक संख्याएं, उसके बारे में विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। और आइए देखते हैं कि वास्तविक संख्याएं होती क्या हैं। तो देखिए, इसको स्टार्ट करते हैं। वास्तविक संख्याओं को दो भागों में विभाजित किया गया है, जिनका नाम है परिमेय संख्या। पहले का नाम है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं जिसको इंग्लिश में बोलेंगे रेशनल नंबर। रेशनल नंबर हिंदी के साथ साथ एक बात नोटिस कीजिए हमारे कि हिंदी के साथ साथ इंग्लिश वर्ड भी याद किया करिए। ठीक, दूसरा वाला है यहां पर अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं जिसको बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं कि ये परिमेय संख्याएं होती क्या हैं। तो इसके बारे में पूरा परिभाषा नहीं पढ़ेंगे, इसको शॉर्टकट में ही जान लेंगे ताकि ये पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो आइए जानते हैं परिमेय संख्याएं होती क्या हैं। तो परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिनको P बटा Q के रूप में व्यक्त किया जा सके उसे परिमेय संख्याएं कहते हैं। अब जिनको हम P बटा Q के रूप में व्यक्त कर सकें उन्हें परिमेय संख्याएं कहा जाता है। लेकिन इसके साथ साथ और भी कंडीशन है दोस्तों। जहां यहाँ पर अगर देखें, जहां P एक पूर्णांक है, P एक पूर्णांक का मतलब कि यहाँ पर P दशमलव में नहीं होना चाहिए, P एक इंटीजर के रूप में होना चाहिए। और Q नॉट इक्वल टू 0 यानी Q को किसी भी कंडीशन में 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि एक एग्जांपल लेके समझते हैं, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम ले लें 2/3। क्या यह 2/3 परिमेय संख्या है? तो कहेंगे कि हाँ 2/3 परिमेय संख्या है, क्योंकि 2 यहाँ पर एक इंटीजर है, एक पूर्णांक है। और Q नॉट इक्वल टू 0 यानी कि जो इसका हर है, डिनोमिनेटर है 3, Q यानी कि 3 0 नहीं है, 3 नॉट इक्वल टू 0। अतः ये परिमेय संख्या की परिभाषा को फॉलो करता है। अतः इससे हम कह सकते हैं कि 3/2 एक परिमेय संख्या है। तो आइए और एक एग्जांपल लेते हैं और उसको समझते हैं। क्या यहाँ पर कंडी में 3/4 यह एक परिमेय संख्या है? तो कहेंगे कि नहीं, यह एक परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि अगर 3 की वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ पर 3 की वैल्यू निकालते हैं तो 1.732 होता है। और 4 यहाँ पर इसलिए यह परिमेय संख्या नहीं है क्योंकि यह एक इंटीजर नहीं है, तो इसको कहेंगे कि नॉट इंटीजर। तो यह जब पूर्णांक नहीं है तो ये परिमेय संख्या नहीं हो सकता। अगर ये पूर्णांक होता तो ये परिमेय संख्या हो जाता। ठीक दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये परिमेय संख्याएं क्या होती हैं ये समझ में आ गया होगा। ठीक, और यहाँ पर एक एग्जांपल और अगर ले लें, इसको कह दें कि यहाँ पर 22/7 ये परिमेय संख्या है, तो कहेंगे कि हाँ 22/7 एक परिमेय संख्या है। अब बढ़ते हैं अगले, ये टॉपिक है जो अपरिमेय संख्याएं हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे इसको समझते हैं अपरिमेय संख्याएं। चलिए मिटा के यहाँ पे इसको सही से साफ समझते हैं। ठीक, अपरिमेय संख्याएं इर्रेशनल नंबर। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? तो अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं अगर जिनका वर्गमूल निकाला जाए तो पूरा नहीं आएगा, यानी कि हमेशा वो दशमलव में आएगा। ऐसी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि हम कहें एग्जांपल में करंडी में 3 अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका वर्गमूल निकालेंगे तो पूरा नहीं निकलेगा।
और करनी में 7 अपरिमेय संख्याएं हैं, करनी में 5 अपरिमेय संख्या है, करनी में 2 अपरिमेय संख्याएं हैं। एक इसको पॉइंट में नोट कर लीजिए, अपने जहन में उतार लीजिए नोट में कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है। इसको कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ देता है कि पाई परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। तो बहुत से लड़के जो नहीं जानते हैं इसके बारे में वो तुक्का मार देते हैं, यानी कि गलती कर देते हैं। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। और यहाँ पर एक बात आप लोगों को बता दें कि पाई का मान होता है 22/7। पाई का मान होता है 22/7। तो रखा तो जाता है कहीं पे, अगर मेंसुरेशन का सवाल हल करेंगे तो पाई का मान 22/7 तो रखा जाता है, लेकिन एक्चुअल में पाई का मान 22/7 नहीं होता है। 22/7 सन्निकट मान होता है पाई का। पाई का जो 22/7 मान है वह एक सन्निकट मान है, उसके अप्रोक्सीमेटली है, उसका एक्चुअल मान नहीं है। तो यहाँ पर अगर पूछ दिया जाए कि 22/7 क्या है तो इसको कहेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और पाई एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब इसमें जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, इसमें आप लोगों को समझना है एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम, क्योंकि पूरा टॉपिक जो वास्तविक संख्याओं का जो पहला इसमें एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की जो किताब है उसमें जो पहला टॉपिक दे रखा है उसमें का जो पहले ही सवाल उठाया है वो एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड उठाया है। तो समझते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम। तो पहले समझते हैं एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम को बोलते हैं हिंदी में लघुत्तम समापवर्तक। इसको लिख लेते हैं लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक। इसको कभी कभी शॉर्टकट में लस भी कहा जाता है, लस, मैक्सिमम लोग लस कहते हैं। इंग्लिश में देखें तो इसे एलसीएम कहा जाता है। और एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाइकेशन, यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाइकेशन। तो आइए इसकी डिफिनीशन जानते हैं कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाइकेशन होता क्या है। यानी वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं से, जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित होगी, जो कि उसका जिनका वह एलसीएम होगी। यानी इसको एक बार समझ लेते हैं सही से कि 2 या 2 से अधिक संख्याएं उन सभी संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित होगी जिनका वह एलसीएम होगी। ठीक, तो अगर जैसे में एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझते हैं कि जैसे 2, 4, 6 का एलसीएम फाइंड कीजिए, एलसीएम फाइंड कीजिए। तो अगर मान के चले कि यहाँ 2, 4, 6 का एलसीएम अगर यहाँ पर क्या दे दिया 12, तो यहाँ से जांच करके बताना पड़ेगा। 2 से अगर 12 कट रहा है तो 4 से भी कटना चाहिए, 6 से भी कटना चाहिए, तभी यह 12 उसका एलसीएम हो सकता है। नहीं तो अगर ये किसी भी इन तीनों का एलसीएम है और किसी भी संख्या से यह 12 नहीं करता है तो यहाँ पर इसकी जांच हो जाएगी कि यह एलसीएम 2, 4, 6 का एलसीएम नहीं है। अगर पूरा पूरा करता है तब तो है, अगर नहीं करता है तो इन तीनों का एलसीएम यह नहीं हो सकता। तो एक बार फिर से इसकी डिफिनीशन जानने की कोशिश करते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित होती है जिनकी वह एलसीएम होती है। तो एलसीएम यह 12 है, तो इन सभी संख्याओं से 12 को विभाजित होना चाहिए। आइए एलसीएम निकालने की विधि के बारे में हम लोग बात कर लें थोड़ा। तो एलसीएम निकालने की विधि, इसकी 2 विधियां होती हैं। पहली होती है भाग विधि, भाग विधि, ठीक, और दूसरी होती है गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। इसको बोलते हैं डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड। और दूसरी विधि है फैक्टर मेथड, फैक्टर मेथड। तो आइए भाग विधि के बारे में बात कर लेते हैं कि कैसे निकालते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं और इसको समझते हैं। जैसे कि एग्जांपल क्या है,
जैसे एग्जांपल लेते हैं कि 15, 25, 50 का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा। जैसे 15, 25, 50 का एलसीएम निकालना होगा तो भाग विधि से निकालेंगे। तो एक लाइन ऐसे खींचेंगे और एक लाइन ऐसे खींचेंगे, एक लाइन वर्टिकल और एक लाइन हॉरिजॉन्टल खींचेंगे। तो अब यहाँ से इसको सबसे छोटी से छोटी संख्या से काटने की कोशिश करेंगे। और अगर आप डायरेक्ट काटना चाहें, जैसे कि 15 से काट रहा है सब कुछ संख्या, तो 5 से कट रहा है, सॉरी 5 से कट रहा है तो पहले 5 से ही काट लेंगे, नहीं तो 2 से भी काट सकते थे। तो 5 से इसको काटते हैं क्योंकि सवाल जल्दी से छोटा होगा। तो 5 × 15 और 5 × 25 और 5 × 50। फिर 3 से काट लेते हैं, 3 × 3 और फिर 5 उतर जाएगा, 3 से नहीं कटेगा और फिर 10 भी नहीं कटेगा। फिर 5 से काट लेते हैं तो 1 और फिर यहाँ से 5 × 5 और 5 × 10। फिर 2 से काट लेते हैं 1 1 1 यहाँ पर। यानी कि जब नीचे पूरा भागफल सब में कट जाए, 1 1 1 आ जाए तो समझिए कि भाग की विधि समाप्त हो गई। तो अब इसका यदि एलसीएम निकालना है, एलसीएम जितने भी फैक्टर में सभी संख्याओं के यहाँ पर हमने निकाले हैं इन सबका मल्टीप्लाई कर देंगे और वहीं हम लोगों का एलसीएम होगा। तो 5 × 3 × 5 × 2, तो इसका गुणनफल कितना आएगा। तो यहाँ पर 5 × 10 और 5 × 15, तो 15 और यहाँ पर 10 का एक जीरो चिपका देंगे यहाँ पर। तो ये हम लोगों का आंसर आ चुका। यानी कि 15, 25, 50 का एलसीएम 150 यानी 150 होगा। तो परिभाषा के अनुसार इस 150 को 150 को 15 से भी कटना चाहिए, 25 से भी कटना चाहिए और 50 से भी कटना चाहिए। तो 15 से अगर 150 को काटेंगे तो 10 बार में कटेगा और 25 से काटते हैं तो 25 छके 150 6 बार में कटेगा और इसको 50 से काटेंगे तो 3 बार में कटेगा। यानी यह इन तीनों से कट रहा है, इसका मतलब क्या होगा 150 इन सब का एलसीएम होगा। आइए इसी को गुणनखंड विधि से समझते हैं कि गुणनखंड विधि से इसको कैसे लगाते हैं। तो गुणनखंड विधि से लगाएंगे तो आंसर सेम आएगा, बस विधि चेंज होगी। ठीक, तो आइए इसी को गुणनखंड विधि से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर अगर इसको गुणनखंड विधि से लगाते हैं, इसको मिटा दें नहीं तो आप लोग समझेंगे कि ये भाग विधि है। यहाँ पर लिख देते हैं गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि का एलसीएम 15, 25, 50 का एलसीएम। तो इसमें जो पहली वाली संख्या दे रखा है, गुणनखंड विधि से हल करेंगे तो पहली वाली संख्या दे रखा है, इसको मानेंगे px और बराबर 15। फिर गुणनखंड विधि जैसा कि इसके नाम से ही प्रतीत होता है तो 15 का फैक्टर करेंगे तो यहाँ पर होगा 3 × 5, 3 × 5 = 15। अगर जिसको ऐसे मैंने डायरेक्ट लिख दिया नहीं समझ में आएगा वो 15 का ऐसे निकाल सकता है, 3 × 5 = 15 और 5 × 1 = 5। तो ऐसे 3 × 5 ऐसे वो निकाल के और यहाँ पे लिख सकता है। तो चलिए आइए अब पहले को तो 15 को मान लिए px और दूसरे को मानेंगे qx बराबर 25, qx बराबर 25 और 25 का फैक्टर करेंगे तो आप लोग जानते होंगे कि 5 × 5 5 × 5 = 25 होता है। और इसको मानेंगे pq, अब इसको मान लेंगे rx मानेंगे 50 और 50 का फैक्टर करेंगे तो 5 × 5 = 25 और 25 × 50। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको 2 × 5 × 5। ठीक, अब बात करें एलसीएम की। एलसीएम यानी हमको लसक ज्ञात करना होगा तो इसी फैक्टरों में से देखेंगे कैसे लेते हैं। तो पहले सबसे छोटी संख्या लेंगे, पहले सबसे छोटी संख्या 2 है तो 2 एक ही बार है इसमें तो 2 को एक बार लेंगे और फिर बचा इसके बड़ा 3 को लेंगे और 5 जो तीनों में मिल रहा है इसको एक बार लेंगे यहाँ पर यानी कि गुणे 5, इसको तो एक बार लेके करेंगे और यहाँ पर ये बच गया, फिर एक बार 5 बच गया यहाँ पर। तो इसका एलसीएम निकाल लेंगे यहाँ पर, तो कितना होगा इसका 150 आंसर आएगा। ठीक, अगर ये ना समझ में आया हो तो आइए यहाँ पर इसको फिर थोड़ा सा आगे बढ़ा के इसको समझ लेते हैं कि कैसे आया है। तो इसको क्या करिए कि घात के रूप में व्यक्त कर लीजिए। 3 की पावर 1 घात है और गुणे 5 की पावर भी 1 घात है और यहाँ पर 5 की पावर 2 घात है और यहाँ पर करेंगे तो 2 × 5 की पावर 2 घात है। ठीक, तो 5 की पावर 2 घात है। तो अगर एलसीएम निकालना हुआ तो इन घातों में से मैक्सिमम सभी संख्याओं की मैक्सिमम मतलब अधिक से अधिक घातों को एक बार उतार के सबको गुणा कर दीजिए। तो देखिए 2 के अधिकतम तीनों में घात कहाँ है, तो 2 के बस अकेले 1 घात है और कहीं 2 के घात नहीं दिखाई दे रहा है अधिकतम। तो 2 लेंगे, यहाँ एलसीएम लिख लेते हैं।
2 के पावर 1 और 3 का, इसके अलावा 3 कहीं नहीं दिखाई दे रहा है तो 3 के पावर 1 और 5 की अधिकतम घात कहाँ है तो 5 की अधिकतम घात 2 है, चाहे यहाँ से ले चाहे यहाँ से ले तो 5 की अधिकतम घात 2 है। इसको हल करने के बाद हमको मिलेगा 150, यानी कि हमारा 150 आंसर हुआ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि एलसीएम की ये गुणनखंड विधि आप लोगों को विधिवत समझ में आ गई होगी। अगर कहीं मिस्टेक होता है, अगर मान लीजिए कि आप लोगों को थोड़ा नहीं समझ में आता है तो वीडियो को स्टॉप करके और फिर से दोबारा देख लीजिए। और जब पढ़ें आप लोग, जब YouTube से आप लोग पढ़ते हैं तो आप लोग एक काम कीजिए कि कॉपी कलम उठाइए और जब पढ़ते हैं तो इस सवालों को पहले लिखते जाइए और फिर उसको हल करते जाइए, और तब इससे आप लोगों को बेटर तरीके से समझ में आएगा। अब आइए HCF समझ लेते हैं कि HCF क्या होता है और उसको हल करने की कितनी विधियां होती हैं। HCF यानी कि जिसको बोलते हैं मौसम। तो आइए समझते हैं महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं मसव। बहुत लोग इसे मौसम बोलते हैं, ठीक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं HCF अथवा GCD। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और GCD का मतलब होता है, GCD का मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। यानी सबका मतलब एक ही होता है, चाहे आप महत्तम समापवर्तक कहें या मौसम कहें या HCF कहें या GCD। बस यहाँ पर मैंने फुल फॉर्म इसको दे दिया, इसको याद कर लीजिएगा, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसी का एक दूसरा नाम है GCD जो बहुत कम प्रयोग होता है, जिसका फुल फॉर्म है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो आइए इसको समझते हैं कि ये HCF अथवा ये GCD है क्या, ठीक। तो जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं का जब हम HCF निकालते हैं तो जो HCF निकल के आता है उन सभी संख्याओं को विभाजित कर देता है जिनका वह HCF होता है। तो इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, क्योंकि जितना अच्छे तरीके से हमको कोई भी बात एग्जाम्पल से समझ में आती है उतनी अच्छी तरीके से हमको उसकी परिभाषा से समझ में नहीं आती, ठीक। तो आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि हमने ले लिया 15 और 35 का HCF। अगर मान लें यहाँ पर 15 और 35 का HCF यदि 5 हो, आंसर मान लें यहाँ पर 5 हो, ठीक। तो इस 5 को 5 से अगर 15 में भाग देंगे तो पूरा पूरा कटना चाहिए, अगर इसी 5 से 35 में भाग दें तो पूरा पूरा कटना चाहिए, तब जाके यह माना जाएगा कि 5 इसका क्या है HCF है। अन्यथा अगर यहाँ पर मान लें कि 4 है तो 4 से 15 नहीं कटेगा तो इसका HCF नहीं हो सकता। तो आइए इसकी विधियों के बारे में बात करते हैं, GCD की कितनी विधियां हैं या HCF निकालने की विधियों के बारे में बात करते हैं। तो इसकी एक पहली विधि है भाग विधि। भाग विधि यानी कि डिवीजन मेथड। दूसरी है यूक्लिड विभाजन विधि। यूक्लिड विभाजन विधि यह पहले नहीं था, ये अब की बार जो NCERT की बुक्स आई है उसमें यूक्लिड विभाजन विधि को भी दे रखा है। और तीसरी विधि है गुणनखंड विधि, फैक्टर मेथड, ठीक। तो आइए बारी बारी से इसको समझते हैं। तो भाग विधि को पहले देखेंगे और चलिए इस भाग विधि के साथ हम लोग यूक्लिड विभाजन विधि को भी देखेंगे, क्योंकि जो यूक्लिड विभाजन विधि है भाई वो एकदम सेम इसी से इसका निगमन हुआ है यूक्लिड विभाजन विधि का। तो भाग विधि से ही यूक्लिड विभाजन विधि भी समझ में आएगी, तो दोनों को एक ही साथ हम लोग सीख लेंगे, ठीक।
तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं एक एग्जाम्पल के द्वारा। जैसे कि आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं, इन दोनों को उसी एग्जाम्पल पे हल करेंगे। एग्जाम्पल है 15, 35 और 55 का HCF ज्ञात कीजिए। ठीक, तो यहाँ पर देखिए हम समझाने की कोशिश करेंगे, इधर भाग विधि और यूक्लिड विभाजन विधि। इसको बताने से पहले आप लोगों को यहाँ पर बता दें थोड़ा सा साइड में कि भाजक, भाज्य और भागफल और शेषफल क्या होते हैं। तो अगर भाग विधि करेंगे तो यहाँ पर जो संख्या आएगी इसे बोलते हैं भाजक, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे डिवाइजर। और यहाँ पर होती है भाज्य, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं डिवाइडेंट। और यहाँ पर होता है भागफल, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं क्वोशिएंट। और यहाँ पर जो रिजल्ट निकल के आता है, शेषफल जो बचता है, इसे बोलते हैं शेषफल, यानी कि रिमाइंडर। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो भाज्य होता है, भाजक और भागफल और प्लस शेषफल के बराबर होता है। जैसे एक एग्जाम्पल लेके इसको समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर कि अगर हमने 15 में 2 से भाग किया तो 2 सते 14, 1 बचा यहाँ पर। तो अगर 15 को प्राप्त करना होगा तो 2 से फिर 7 में गुणा करना होगा और प्लस 1 जोड़ना पड़ेगा, तब हमको 15 आएगा। अर्थात भाज्य जब निकालना होगा तो भाजक और भागफल का गुणा करके उसमें शेषफल को जोड़ना होगा। तो यहाँ से एक सूत्र निकालते हैं यहाँ पर, जो कि होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये सूत्र आप लोग याद कर लीजिएगा। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। और यहाँ पर ध्यान में रख लीजिएगा कि यहाँ पर जो संख्या होती है वो भाजक होती है, यहाँ पर भाज्य होती है, और यहाँ पर जो रिजल्ट आता है उसे भागफल कहते हैं, और यहाँ पर कुछ शेषफल अगर बचा तो उसे रिमाइंडर कहते हैं। ये शून्य भी आ सकता है। ठीक, तो आइए इसको तो समझ चुके, अब इस एग्जाम्पल को हल करने की कोशिश करते हैं। तो अगर इसको भाग विधि से हल करते हैं तो इन तीनों संख्याओं में से, जैसे हमको निकालना है 15, 35 और 55 का HCF निकालना है, इन तीनों संख्याओं में देखेंगे कि सबसे छोटी संख्या कौन है, और जो सबसे छोटी संख्या होगी उससे उसके जस्ट ठीक बड़ी वाली संख्या में भाग देना होता है। तो आइए, सबसे छोटी संख्या 15 है, तो 15 से 35 में हम लोग भाग देते हैं। तो ये कितने बार जाएगा, 15 गुना 30, शेषफल बच गया 5। अगर यह शेषफल 5 बच गया तो यहाँ पर देखिए भाजक कितना है, भाजक 15 है, भाज्य 35 है, और भागफल 2 है, और शेषफल 5 है। तो इसको जब यूक्लिड विभाजन, ये तो हमारी भाग विधि है, ये हमारी यहाँ पर दिख रहा है भाग विधि है। ठीक, और यहाँ पर यूक्लिड विभाजन विधि है, विभाजन विधि। ठीक, तो ये भाग विधि है। तो यहाँ पर देखिए इसी भाग विधि को ही यूक्लिड विभाजन विधि में कैसे लिखते हैं। तो 35 क्या है, यहाँ पर भाज्य है, तो 35 बराबर होगा, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, यानी 15 गुणे 2 और प्लस शेषफल यानी कि 5। तो इसको यूक्लिड विभाजन में कोई भी सवाल यदि हल करते हैं HCF का, तो इसको स्टेप में करते हैं। तो ये पहले स्टेप में हम लोग लिखेंगे 35 बराबर 15 गुणे 2 प्लस 5। अब देखिए भाग विधि में हम लोग क्या करते हैं कि जो रिमाइंडर बचता है इसी से फिर 15 में भाग देते हैं। इसी रिमाइंडर से जो पहले वाला भाजक था उसमें भाग देते हैं। तो 5 क्या है, यहाँ पर 15 होगा, और ये पूरा कट गया और रिमाइंडर आ गया 0। और जैसे इसमें रिमाइंडर 0 आता है, हमारी भागफल की जो भाग विधि की प्रक्रिया है वो समाप्त होती है, और यहाँ पे HCF हम लोग निकाल लेते हैं। ये वाला आंसर होता है
5। बहुत लड़के इस 3 को लिख देते हैं, तो ये 3 नहीं लिया जाएगा भाई, हमको ये भागफल यहाँ पर जो भाजक है इसको लेना पड़ता है HCF के रूप में। तो HCF हमारा यहाँ पर आंसर आएगा 5। अब इसको भी दूसरे स्टेप में लिख लेंगे यहाँ पर कि 15 बराबर यहाँ पर होगा 3 गुणे 5, यानी 5 गुणे 3 लिख लेंगे, यानी भाजक गुणे भागफल 3 और प्लस यहाँ पर रिमाइंडर 0। और जब यहाँ पर रिमाइंडर 0 आता है तो यह भागफल की प्रक्रिया या युगली विभाजन वाली विधि यहाँ पर इसकी प्रक्रिया समाप्त होती है और यहाँ पे HCF निकल के आता है, ये वाली संख्या 5। तो ये हम लोगों की आंसर है। ठीक, इसको अब समझ लेते हैं गुणनखंड विधि से। इधर गुणनखंड विधि, अब क्या होगा, नहीं अभी पूरा ये नहीं लेंगे, सॉरी भाई। इधर यहाँ पर 15 और 35 का HCF तो आ चुका 5, लेकिन अभी एक और संख्या इसमें बची हुई है। 15, 35 और 55 का पूछा था, तो यहाँ पर हम लोग निकाल चुके 15 और 35 का HCF। 15 और 35 का HCF 5 आया, तो 5 तो इन दोनों का है, लेकिन क्या चेक करेंगे कि 55 का भी है, तो उसके लिए 5 से 55 में भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसको ऊपर समझते हैं यहाँ पर। तो अब यहाँ पर तो चेक कर चुके कि 15, 35 का HCF 5 आ गया, तो अब ये चेक करना है कि क्या यह 5 55 का भी HCF है, तो उसके लिए हमको 5 से 55 में भाग देना पड़ेगा। तो 5 से 55 में भाग देंगे, तो 5 1 कम 5, यहाँ पर सीधे सीधे कर देंगे, 11 पर से 55 होता है और ये कट के आ जाएगा 0। तो यहाँ पर HCF, यानी यहाँ पर अब तीनों का HCF डिसाइड हो चुका कि क्या है, 5 है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि 15, 35 और 55 का HCF आ चुका 5। ये आंसर हो गया, ये भाग विधि से था। तो युग्लिक विभाजन में 2 प्रक्रिया हो चुकी थी और अभी तीसरी प्रक्रिया बाकी थी। तो जो तीसरी प्रक्रिया है, इसमें तीसरा स्टेप है, इसको यहाँ से लिख लेते हैं। तो 55 बराबर क्या लिखेंगे, 5 गुणे 11 प्लस 0। तो यहाँ पर 55 बराबर लिखेंगे 5 गुणे 11 प्लस 0, यानी कि 11 × 5 = 55। तो यहाँ पे HCF निकल के आएगा 5। ठीक, अब उम्मीद करता हूँ कि युग्लिक विभाजन विधि और भाग विधि आप लोगों के समझ में आ गई होगी। एक विधि बची हुई है, गुणनखंड विधि। अब इस गुणनखंड विधि को समझ लेते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं और समझते हैं गुणनखंड विधि क्या होती है। 15, 35, 55 का 15, 35, 55 का HCF गुणनखंड विधि समझते हैं। गुणनखंड विधि, ये गुणनखंड विधि से, तो इसमें 3 संख्याएं दे रखी है, 15, 35, 55। तो यहाँ पर PX बराबर मानेंगे 15 और PX बराबर मानेंगे 35 और RX बराबर मानेंगे 55। अब बारी बारी से इन सबका गुणनखंड कर लेंगे। तो 35 का होगा 3 गुणे 5 और 15 का होगा 3 गुणे 5 और 35 का HCF होगा 5 गुणे 7, यानी 7 बटे 35 या 5 बटे 35। 55 का होगा 5 गुणे 11। ठीक, अब यदि हमें HCF फाइंड करना पड़ा तो इन सबके फैक्टर में देखेंगे कि जो तीनों संख्याओं के फैक्टर में कॉमन मिलेगा वही हमारा HCF होगा। तो ध्यान से देखिए जरा, तीनों संख्याओं में हमको 5 कॉमन मिल रहा है, तो हमारा HCF 5 होता है। यदि आपको बता दें कि अगर इन तीनों संख्याओं में कुछ भी कॉमन नहीं मिलता तो हम HCF 1 लिखते। यहाँ पर एक सब संख्याओं में छुपा होता है, अगर यह 5 नहीं होता, सब में कोई कॉमन नहीं मिलता, तो ये एक सभी संख्याओं में जरूर कॉमन होता, तो हम HCF 1 लिखते। फिलहाल यहाँ पर 5 सब में कॉमन है, तो यहाँ पर 5 गुणे 1 लिख देंगे, तो 5 × 5, ये 5 हमारा क्या आएगा, HCF निकल के आएगा। 15, 35, 55 का निकल के आएगा HCF। ठीक, तो दोस्तों आज के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। यदि आप इस वीडियो पर नए हों तो वीडियो को, हमारे मैथ मेमोरी चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी।
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।